नजर तो आ ही जाएगा अगर मैं थोड़ा छोटा कर दूं इसको, क्योंकि मैं चाह रही थी एक ही पेज पे तीनों हो। और नॉर्मली है कि टीचर एक एक पूछ के अपना खुद का भी टाइम वेस्ट करे और उनको समझ भी कम आए। उससे अच्छा वो क्या करते हैं, तीनों का डिफरेंस एक साथ ही पूछ लेते हैं बच्चों को। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इसी के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो आप लोग सीख रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न्स इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली बात, पहले आपको ये तो समझ आए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉन्टिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉन्टिक। उसके बाद तो ये बच्चों का गेम है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं द मीनिंग। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हैप्लॉन्टिक के बारे में, हैप्लॉन्टिक बोलने का मतलब है एन। एन बोलने का मतलब है कि अगर आप उसमें क्रोमोसोम के पैटर्न को देखते हैं तो हर एक पोजीशन पे अगर आप क्रोमोसोम्स बिठा रहे हैं, अलग अलग क्रोमोसोम्स बिठा रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम का कोई भी दूसरा पेयर नहीं होना चाहिए। ना तो पेयर होना चाहिए, ना उसकी दो कॉपी होनी चाहिए। अगर ज्यादा कॉपी हो जाए तो हम लोग वहाँ पे ट्रिप्लॉइड भी बोलते हैं, टेट्राप्लॉइड भी बोलते हैं, मतलब वहाँ पे उसकी अदर कॉपी होनी ही नहीं चाहिए। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हैप्लॉइड? हैप्लॉइड, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड के लिए सिंपल सी बात आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमोसोम्स जो आपके पास अवेलेबल है, उसके आपके पास सिर्फ एक ही सेट अवेलेबल है। ठीक है, दैट इज Ma'am, हैप्लॉइड। half the number of chromosomes from both the parents. यस, वेरी गुड। तो हैप्लॉइड के बारे में सिर्फ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब वहां पे एक क्रोमोसोम का दूसरा कोई कॉपी है ही नहीं। देन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिप्लॉयड के बारे में, तो डिप्लॉयड के बारे में जब हम बात करेंगे तो डिप्लॉयड, ऑब्वियस है, डिप्लॉयड में डी आई डाई मतलब टू होता है। तो यहाँ को देख के भी Two आप set of बच्चे क्या, chromosomes. अच्छा एक और चीज है ना जो मैं बोलना भूल गई, बच्चे कहते हैं ना कि समझा भी दो, तो एक और उनके दिमाग से क्वेरी क्या आती है, वो कहते हैं कि हम ना इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, हैप्लॉइड में 2n लिख देते हैं, डिप्लॉयड में n लिख देते हैं। अपना एक कॉमन सेंस लगाएंगे, जब ये हैप्लॉइड है और डिप्लॉयड अगर दोनों आपको एक साथ पूछा जा रहा है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, तो डी आई डाई मतलब तो टू होता है ना। तो आपको इससे भी देख के याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आ गया, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बस शॉर्टकट में इतना याद रखिए, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये समझ आया, फिर आपको सारी स्टोरी जो है वो समझ आ जाएगी। अब कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल, फिर आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन अराइज होगा, देन व्हाट इज दीज साइकिल। तो यहाँ पे ये जो आपको साइकिल्स नजर आ रहे हैं, तो हमने इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया है, इसी बेसिस पे किया है कि ये आपके पास जो साइकिल्स अवेलेबल हैं, इन साइकिल्स में कौन सा फेज कितना ज्यादा प्रेजेंट है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल प्लांट को दूर करते हैं, आपकी बॉडी के बारे में बात करते हैं। ठीक, अगर आपकी बॉडी के बारे में बात करें तो सोच के देखिए, आपकी पूरी बॉडी के सेल जो हैं डिप्लॉयड है। गेमिटोजेनेसिस जब हुआ तो स्पर्म और ओवम ने हाफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलने का पता है क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि 46 है तो डबल डबल वाले को ही हम आधा आधा कर देंगे, नहीं। उस वो जो चिपक के वहां पे पेयर बना के बैठे हुए थे, दोनों को सेपरेट कर दीजिए। वहां से आपको दोनों को क्या करना है, सेपरेट करना है। और सेपरेट करने के बाद तब हैप्लॉइड बनाना है। तो काफी कम समय ऐसा होता है, मतलब आपके पूरे लाइफ ड्यूरेशन में जो ज्यादातर आपका फेज है, जो पूरा जीवन आपका वहां पे बीत रहा है, उसमें सबसे ज्यादा आपने किस टाइम को स्पेंड करा है, डिप्लॉयड फेज को आपने वहां पे सबसे ज्यादा स्पेंड करा। जब हम बात करते हैं हैप्लॉन्टिक या हैप्लॉयड फेज की, तो हैप्लॉयड फेज के लिए एक्चुअली क्या होता है, जब
गैमेट बना, अपना एक कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है गैमेट बन गया, स्पर्म बन गया, ओवम बन गया, कितने दिन की आइडेंटिटी है उसकी। जैसे ही स्पर्म और ओवम फ्यूज हुआ, फ्यूज होते के साथ फिर तो उसकी हैप्लॉन्टिक वाली हैप्लॉइड वाली जो आइडेंटिटी है वो तो गायब हो जाती है, वापस डिप्लॉयड हो जाता है वो। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि आपका लाइफ साइकिल कैसा होगा, डिप्लॉन्टिक होगा, बिकॉज डिप्लॉन्टिक या डिप्लॉयड फेज डोमिनेट्स ओवर हैप्लॉयड फेज। तो एक एग्जांपल से क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि फिर हम हैप्लॉन्टिक कैसे समझें। तो हैप्लॉन्टिक बोलने का मतलब है कि उस प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा टाइम तक जो अवेलेबल होगा वो उसका हैप्लॉयड फेज होगा। अवेलेबल बोलने का मतलब ऐसा थोड़ी कि उसमें डिप्लॉयड फेज होगा ही नहीं, कभी ना कभी तो जाइगोट बनाएगा। लेकिन जो डिप्लॉयड वाला फेज है उसका बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये कैसे लाइफ साइकिल को शो करते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करने का काम करते हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि डिप्लॉन्टिक नहीं होगा, एक चीज में पहली वार्निंग दे रही हूँ। कई बच्चे एग्जाम में लिख के आते हैं कि ओनली हैप्लॉइड फेज अकर्स इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दोनों होगा, सब में दोनों होगा। सिर्फ यहाँ पे बात इतनी करी जा रही है कि जहाँ हैप्लॉन्टिक होगा वहां पे हैप्लॉइड फेज ज्यादा होगा, डिप्लॉयड फेज कम होगा। जहाँ डिप्लॉन्टिक की बात करी जाएगी तो सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट देना है वहां पे, डिप्लॉयड फेज दैट इज 2n फेज डोमिनेट्स ओवर हैप्लॉयड फेज। यहाँ पे डिप्लॉयड फेज जो है डोमिनेट करेगा। फिर सवाल ये उठता है फिर ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक का क्या ड्रामा है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलने का मतलब है कि यहाँ पे हैप्लॉयड फेज और डिप्लॉयड फेज दोनों के दोनों फेजेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये समझने में तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कहीं कोई डाउट किसी बच्चे को आता ही नहीं है समझने के बाद। आसान हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया आपके लिए। हैप्लॉन्टिक मीन्स Yes, ma'am. dominating phase is haploid phase. Diplomatic means dominating phase is diploid phase. Haplodiplomatic means dominating phase is neither haploid neither nor diploid. तो फिर वो यहाँ क्या होगा, बोथ फेजेस आर इक्वल। तो दोनों फेजेस यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा, फिर हमें इसमें याद क्या रखना है, या बच्चों को ये टफ क्यों लगता है। तो टफ पता है क्यों लगता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल नहीं पढ़ के जाते एग्जाम में। एग्जाम्पल जो है यही फंसते हैं बच्चे। तो एग्जाम्पल को इसमें रेडी करने के लिए या तैयार करने के लिए देखिए मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए भी ना, जब मैं ये पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको ट्रिक बताया था, अभी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी इसके लिए, इसके एग्जाम्पल को लिखने के लिए कि हाँ इसका जो एग्जाम्पल है आप उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये 3 साइकिल अवेलेबल है। हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों साइकिल के सामने सामने ही इसका एग्जाम्पल लिख देंगे, जिससे क्या होगा आपको फुल लाइफ के लिए याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ना एक ट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। मैंने आपको प्लांट्स की कैटेगरी पढ़ाई है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। थैलोफाइट्स बोलने का मतलब है एल्गी। तो सवाल ये उठता है यहाँ पे कि जो एल्गी है उसमें कैसा जो लाइफ साइकिल है वो फॉलो होगा। तो मैनी एल्गी के बारे में जब हम लोग बात करेंगे ट्रिक के तौर पे भी मैंने आपको बोला कि याद हो जाएगा, आसान है इसको याद करना। तो इसके एग्जाम्पल्स पे जब हम लोग आते हैं, किसके एग्जाम्पल पे, जब हैप्लॉन्टिक वाले एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। तो हैप्लॉन्टिक वाले एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ पे है डिफरेंट वैरायटी के जो एल्गी है वो शो कर, मतलब मोस्टली और मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ थैलोफाइट्स और एल्गी पोजेस द लाइफ साइकिल टाइप इज हैप्लॉन्टिक। ये कौन सा लाइफ साइकिल शो कर रहा है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए मेनी एल्गी। अब मेनी एल्गी बोल दिया तो लिखना तो पड़ेगा। अब उस सीरीज में या उसके एग्जाम्पल में आपके पास कौन से हैं, तो जिसको मैंने ग्लोब एल्गी सिखाया था, वॉल्वॉक्स है आपके पास, क्या है, वॉल्वॉक्स है, ठीक है। फिर मैंने आपको रिबन लाइक एक सिखा रखा है, दैट इज स्पायरोगाइरा। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास स्पायरोगाइरा, ठीक है। देन स्पायरोगाइरा के बाद नेक्स्ट आपने सीख रखा है क्लेमाइडोमोनस। क्योंकि कुछ एल्गी ऐसे भी होंगे जो एक्सेप्शनली डिप्लॉन्टिक फेज को शो करेंगे, तो एग्जाम्पल याद होना मस्त है। तो यहाँ पे वॉल्वॉक्स है, स्पायरोगाइरा है, क्लेमाइडोमोनास है।
एग्जाम्पल याद हो गया, मतलब आपने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करनी, ठीक है। थैलोफाइट्स के बाद मैंने आपको ब्रायोफाइट्स पढ़ाया है। थैलोफाइट्स के बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ब्रायोफाइट्स। एक बात सोचिए, मैंने आपको पढ़ाया है थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो थैलोफाइट्स के बाद क्या आता है, ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के बाद क्या आता है, टेरिडोफाइट्स। तो मैं बीच वाला अभी डिप्लॉन्टिक नहीं लिख रही, मैं नीचे आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब ना तो हैप्लॉइड है ना डिप्लॉइड है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है ना, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका ट्रिक क्या मैं बच्चों को देती हूँ, थैलोफाइट्स लिख लिया, हैप्लॉन्टिक में हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात आएगी तो यहाँ पे उसकी नेक्स्ट प्लांट कैटेगरी को लिख देना है, मतलब ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स जो है ज्यादातर क्या शो करेंगे यहाँ पे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों दोनों फेजेस को शो करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर अब हम लोग चलते हैं, तो बचा क्या, तो बच गया यहाँ पे आपके पास जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो कितना आसान बना दिया मैंने। तो जो आपके पास दूसरा वाला फेज है ना, यहाँ पे इसमें हम लोग कर देंगे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। आसान हो गया, याद हो गया सबको। एक्सेप्शन को अगर निकाल भी यस दे तो मैंने बहुत इजी बना दिया आपके लिए, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब इजी हो गया आपके लिए, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स हो गया, ये खत्म। फिर कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, एक्सेप्शंस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मैंने अभी भी आपको क्या सिखाया, मैंने बोला अच्छा जितने भी थैलोफाइट्स होंगे सबके पास क्या होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। मैंने बोला अभी अभी कि जितने भी एल्गी हैं, जो मोस्ट ऑफ द एल्गी हैं, वो क्या करेंगे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को, हैप्लॉन्टिक लाइफ फेज को शो करने का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, मतलब मास्टरपीस आप मैम, बोल सकते हैं इनको। पॉलीसिफोनिया। हाँ मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी नहीं, सीधा डिप्लॉन्टिक शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, डिप्लॉन्टिक। तो ऐसे करके कर लीजिए, डिप्लॉन्टिक एल्गी। इसलिए अलग से लिखना पड़ता है क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और प्यूपस। हाँ, तो पॉलिसिफोनिया, जो जायंट एल्गी है, म्यूकस है, ये सब डिप्लॉन्टिक, ठीक है। इतना आपको एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है सबके बारे। ये आसान इसलिए है ना, और इसमें कट टू कट फुल मार्क्स मिलता है इसलिए है, ये लाइफ साइकिल को बनाना बहुत इजी है। तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ये नहीं है बनाने का, फॉर्मेट ये है कि आपको करना क्या है, मैं फॉर्मेट बता देती हूँ आपको रफ में, मैं लिखने नहीं जा रही, आपको नीचे मैम, लिए ऐसे ऊपर लिखो। के 3 हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा ना? हाँ, फॉर्मेट ये है कि आप ऐसे करेंगे, 1 2 3, मतलब आपने कॉलम बना लिया, ठीक है। इसमें ऐसा लग रहा है मैंने काट ही दिया, इसको दूसरे पेज पे काटना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले कॉलम लेना है। आपने फर्स्ट कॉलम लिया, थोड़ा छोटा हो गया, सेकेंड कॉलम लिया, थर्ड कॉलम लिया, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या है, नेक्स्ट जो सबसे पहला काम है, हेडिंग देंगे तीनों की। तीनों की हेडिंग देने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हैप्लॉन्टिक साइकिल बना लीजिए। उसके बाद डिप्लॉन्टिक साइकिल बना लीजिए। फिर मतलब नहीं, हाँ एक चीज और है, एक और वार्निंग मैं आपको दे देती हूँ पहले ही। पहले हैप्लॉन्टिक बनाएंगे, उसके बाद डिप्लॉन्टिक नहीं बनाएंगे, उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक बनाएंगे। रीजन बताया मैंने, तब एग्जाम्पल लिखने में गलती नहीं होगी। फिर उसके बाद लास्ट में डिप्लॉन्टिक बनाएंगे। मेरी बात समझ आई? तो फिर क्या करेंगे, इसमें मेजोरिटी ऑफ एल्गा जो है, कॉमन कॉमन से एल्गा जिनका आपने नाम सुन रखा है, वो है एग्जाम्पल में। फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपके पास है ब्रायोफाइट्स एंड टेडोफाइट्स, और फिर आपके पास जो बच गया जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। कितना इजी हो गया है ना, और सबके एग्जाम्पल्स को लिख देना, बस इतना ही काम आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। क्लियर है? अब क्लियर है बिल्कुल? यस मैम।
Yes, ma'am. चलो, और कुछ पूछना है किसी को? Yes, ma'am.